साथियों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फिर से एन अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन कॉम्प्रिहेंसिव कम्युनिटी डेवलपमेंट, सघन सामुदायिक विकास कैसे संभव है। हम कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको समझ सकते हैं। पहले यह समझना होगा कि सघन सामुदायिक विकास पर चर्चा करने की आवश्यकता क्यों है और इसका महत्व क्या है किसी भी देश के विकास में। तो हम बात करें कि किसी मजबूत बिल्डिंग की, भवन की, तो हम मजबूत भवन उसी को कह सकते हैं जिसकी बुनियाद मजबूत हो, जिसके पिलर्स मजबूत हों, जिसकी दीवारें मजबूत हों, जिसके खिड़की दरवाजे वह मजबूती से लगाए गए हों और उस भवन के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वह अपने आप को हर तरह से सुरक्षित समझें। धूप से, बारिश से, बदलते हुए वातावरण से, ठंडी से, गर्मी से, साथ ही साथ उनको सभी ज़रूरत की चीज़ें जो उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हो, जैसे हवा, धूप, शांति, वो सब कुछ हो। तो किसी भी परिवार को अगर हम कहें कि एक विकसित परिवार है तो उसका मतलब क्या है। एक परिवार में अगर 4 सदस्य रह रहे हैं, माँ बाप, 2 बच्चे या फिर ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, माता पिता, 2 बच्चे, तो यह परिवार विकसित कैसे हो सकता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि उस परिवार में जो भी सदस्य हैं उनकी उम्र के हिसाब से उनके विकसित जीवन का पैमाना क्या होगा। तो उसमें जो लीडरशिप होती है, कर्ता धर्ता है, वह है माता पिता, जो अपने बच्चों की परवरिश कर रहे होते हैं और अपने माँ बाप के स्वास्थ्य और उनके जीवन की देखभाल कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 परिवार के 6 सदस्य के उस परिवार में किसी एक की लीडरशिप की ज़रूरत होगी, असिस्टेड बाय द सेकंड लीडर। और हम ये कह लें कि उस परिवार का लीडर कौन होगा, तो प्रेजेंट में जो फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली, इकोनॉमिकली जो इंडिपेंडेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, वही उस परिवार को लीड कर पाएगा। एंड और समय समय पर राय मशवरा परिवार के सभी सदस्यों से लेना। और फिर अकेला लीडर, परिवार का मुखिया, कुछ नहीं कर पाएगा अगर वह इमीडिएट पार्टनर से, अगर पति अर्निंग मेंबर है, क्योंकि किसी भी परिवार के लिए अगर नेतृत्व की बात होती है, मुखिया अगर उस परिवार का कोई होता है तो वही व्यक्ति होता है जो अर्निंग कर रहा होता है।
तो अगर पति अर्निंग मेंबर है तो पति उस परिवार का मुखिया होता है, और अगर पत्नी अर्निंग कर रही है तो पत्नी उस परिवार की मुखिया होती है। लेकिन उसको सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट, किसी भी डिसीजन को सेकंड करने वाला, समर्थन करने वाला पहला व्यक्ति, अगर पति अर्निंग है तो पत्नी होगी, और पति इमीडिएट सपोर्टर, एडवाइज़र होगा अगर पत्नी उस घर के अर्निंग मेंबर है। जिसका मतलब ये हुआ कि किसी भी परिवार की बागडोर उसी व्यक्ति के हाथ में होती है जो अर्निंग मेंबर होता है। या अर्निंग अगर एक से ज़्यादा है तो कौन परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ लेकर चल पाता है, सबकी देखभाल कर पाता है, सबके लिए समय निकाल पाता है, डिसीजंस ले पाता है, चाहे वह इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। तो उसके लिए फिजिकली स्ट्रांग होना, मेंटली स्ट्रांग होना, सोशली कम्युनिकेशन, इमोशनली स्ट्रांग होना, और स्पिरिचुअली निर्णय लेने की क्षमता में स्ट्रांग होना, और इकोनॉमिकली तो स्ट्रांग होता ही है। तो करता क्या है वो? पहले तो अपनी देखभाल करता है। जिस तरह से हम अगर फ्लाइट में जा रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें यह हिदायत दी जाती है कि अगर कभी इमरजेंसी आए और ऑक्सीजन की कमी हो तो सबसे पहले आप ऑक्सीजन की थैली या कप जो है अपने मुंह में लगाएं, ऑक्सीजन लें, अपने आप को पहले स्वस्थ करें, तब जाके दूसरे को की हेल्प करें। तो इसका मतलब है कि कोई भी परिवार डेवलप्ड, सुखी, संपन्न तभी हो सकता है जब उस परिवार का मुखिया स्वस्थ हो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक, भावनात्मक रूप से, और निर्णय लेने की क्षमता के संदर्भ में। इसका मतलब ये हुआ कि जो परिवार का मुखिया है वह स्वस्थ हो हर तरह से, और उसको सपोर्ट करने वाला जो इमीडिएट पर्सन है, पति या पत्नी, उसका स्ट्रांग होना। और अब उन दोनों की जिम्मेदारी होती है कि सबसे पहले तो जो उनके बच्चे हैं और जो उनके बुजुर्ग हैं उन सब की देखभाल कर पाए और उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखे, उनको आगे बढ़ाए। जो बुजुर्ग हैं उनका खाना पीना, दवा, उनके स्वास्थ्य की चिंता करना, ठीक रखना, यह जिम्मेदारी दोनों की होती है, फर्स्ट एंड सेकंड लीडर। और फिर बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को सही तरीके से सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी अगेन फर्स्ट एंड सेकंड लीडर, पति पत्नी की होती है। तो सबसे पहले जो डेवलपमेंट का पैमाना है वह है कि शारीरिक ग्रोथ हो बच्चों का। उसके लिए सही खाना, बैलेंस डाइट, खेलकूद, वातावरण के हिसाब से कपड़े, स्वच्छ पानी, स्वच्छता, FDCS स्क्वायर, फूड, ड्रिंक, साफ पानी, क्लोथिंग्स क्लाइमेट के हिसाब से, शेल्टर, अच्छी जगह, अच्छा घर रहने के लिए जो हर वातावरण के लिए सूट करे, और फिर सिक्योरिटी जो अलग अलग क्षेत्रों के होते हैं, फिजिकल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, इमोशनल सिक्योरिटी, स्पिरिचुअल सिक्योरिटी, इकोनॉमिकल सिक्योरिटी,
and all other related securities like health security. तो ये जब संभव होने लगता है तभी कोई समाज, या हम यहाँ परिवार की बात कर रहे हैं, वह परिवार एक विकसित परिवार बन जाता है। तो एक विकसित परिवार का उदाहरण अगर हम लें, एक ही परिवार में या एक ही जगह, एक ही मोहल्ले में दो परिवार हैं। एक परिवार में दो बच्चे, दो बुजुर्ग माँ बाप, पति पत्नी रह रहे हैं। वही पैमाना है जब स्वास्थ्य, सुरक्षा, खाना पीना, बुजुर्गों की देखभाल अच्छी हो रही है। और जो अगली पीढ़ी है वह विकास का पैमाना बन जाता है कि हम उन बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर किस तरह से ध्यान दे रहे हैं। तो एक विकसित परिवार क्या करता है, या विकसित परिवार जो होना चाहता है वह क्या करता है, सबसे पहले अपने बच्चों के खान पान पर ध्यान देता है। संतुलित भोजन, संतुलित शारीरिक व्यायाम, खेलकूद, और एक अच्छे स्कूल में दाखिला कराता है। जब हम अच्छे स्कूल की बात करते हैं तो हम ऐसे स्कूल से बात करते हैं जहाँ पर सभी आयाम को विकसित करने का तरीका बताया जाता है, अभ्यास कराया जाता है। और वो ऐसे स्कूल्स कहाँ हैं? और ये स्कूल्स आज नर्सरी से लेकर के 12th क्लास के होते हैं। तो वैसे स्कूल्स जहाँ की बिल्डिंग अच्छी होती है, इन्वायरमेंट जिसको कहते हैं, उसके बाद एजुकेशन, सभी सब्जेक्ट के अच्छे टीचर्स होते हैं, और एक लैंग्वेज जो मीडियम होता है। आज के ज़माने में किसी भी अच्छे स्कूल का पैमाना तय होता है उसकी लैंग्वेज और उसके स्किल लेवल ऑफ द टीचर्स फॉलोड बाय मैनेजमेंट। तो आज इंग्लिश मीडियम स्कूल्स वहाँ करते क्या है, उनकी पर्सनालिटी ग्रोथ, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है उनका। और 12वीं तक आते आते उनकी शिक्षा ऐसी होती है कि अब वो अच्छे कैरियर की तरफ जा सकते हैं। वो क्षमता उनमें डेवलप हो जाती है। और ये तभी संभव है जब एजुकेशन गुणवत्तापूर्ण हो, इंग्लिश मीडियम में हो, अच्छे वातावरण में हो, अच्छे शिक्षक के सानिध्य में हो, और एक यूनिवर्सल थॉट प्रोसेस के तहत हो। उसकी आंखें खुली हों, दिमाग खुला हो, सोचने की शक्ति ग्लोबल हो। और ये सब कहाँ से आता है? स्टेम फार्मूले से आता है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, कंप्यूटर, पेंटिंग, स्पोर्ट्स, ये सब सिखाते हैं। और सबसे पहले उनमें जो डेवलप किए जाते हैं, और डेवलप क्या, इनहेरेंट जो एबिलिटीज़ हैं उनमें, टैलेंट है, उनको आधार बनाकर और बाकी जो इनपुट्स उनमें डालने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को बढ़ाना है, जो स्किल्स उनमें डेवलप करनी है, वो मैच करनी चाहिए किससे? सोसाइटी
कि डेवलपमेंट के लिए जो नॉर्म्स हैं, और वो नॉर्म्स क्या हैं कि सभी को समान समझना, एक दूसरे की इज्जत करना, वक्त पड़ने पर एक दूसरे की मदद करना, किसी भी तरह के भेदभाव को जन्म नहीं देना, एक सामाजिक भाव, मानवीय संवेदना, राष्ट्र भक्ति और वैश्विक सौहार्द, ये सारी चीज़ें जब तक नहीं होती हैं तब तक यह डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, जिसे हम कहते हैं कि डेवलप्ड फैमिली जो होती है, विकसित परिवार, विकसित समुदाय का निर्माण करता है, विकसित समुदाय विकसित समाज का निर्माण करता है, और विकसित समाज विकसित राज्य और देश का निर्माण करता है, और विकसित देश मिलकर के ही पूरी दुनिया को खुशहाल बना पाते हैं। तो आधार होता है किसी भी देश को विकसित करने का, वह आधार है परिवार को विकसित करना। और परिवार तब विकसित होता है जब उस परिवार के हर सदस्य को विकसित जीवन मिले। और हमने देखा कि जो पिछला उदाहरण मैं दे रहा था उसमें सारा दारोमदार किस पर डिपेंड करता है। जो दो बच्चे उस परिवार में हैं, एग्जाम्पल के लिए, उन दोनों का विकास ही पूरे परिवार के विकास को पैमानित करता है। क्योंकि जो बुजुर्ग हैं वह अब विकास की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते, उनका जीवन सुखमय हो, आरामदायक हो। यह एक विकसित परिवार का लक्षण है। और पति पत्नी जो फर्स्ट एंड सेकंड लीडर हैं परिवार के, उनका इकोनॉमिकल स्टेटस अच्छा हो, सोशल स्टेटस अच्छा हो, सोचने की शक्ति उनकी ऐसी है कि बच्चे कंफर्टेबल हों, बुजुर्ग कंफर्टेबल हों, सभी उस परिवार में खुश रहें और सबका ग्रोथ हो। सेकंड लीडर फर्स्ट लीडर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, उसको सपोर्ट करे, न कि उसका विरोध करे। तब जाकर के जो नेशन बिल्डिंग, जो ब्लॉक्स हैं, जो बच्चे हैं, जो नर्सरी से लेके 12 तक की पढ़ाई करने वाले हैं, उसके आगे जो करेंगे वैसी पर निर्भर करता है। जब वो बिल्डिंग ब्लॉक, नेशन बिल्डिंग ब्लॉक मजबूत होता है, तब वो परिवार मजबूत और विकसित होता है, वह समुदाय, समाज विकसित और मजबूत होता है, और फिर देश मजबूत होता है। तो इसीलिए इसमें जो एक कंफर्टेबल यूनिट लिया गया है परिवार से ऊपर, समाज का पार्ट, और देश के लिए जो ज़रूरी है वह है समुदाय, गहन सामुदायिक विकास, कॉम्प्रिहेंसिव कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो इससे जो विकासशील या जो अविकसित देश हैं उनका डेवलपमेंट बहुत तेजी से होगा। कैसे होगा? किसी भी देश में आप देखेंगे तो वहाँ का जो पॉपुलेशन है, वहाँ की जनसंख्या है, प्रदेशों में बटी होती है। अगर हम भारत की बात लें तो भारत एक देश है, राज्य है, राज्य की अपनी भाषाएं हैं, उस राज्य में रहने वाले
कई समुदाय के लोग रहते हैं जिन्हें हम, और ये है, लेकिन जब विकास हो रहा हो तो एक दूसरे समुदाय से हमें सीखना चाहिए विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, न कि एक दूसरे का विरोध। भारत जैसे देश में जहाँ समुदाय विशेषकर दो पैमाने पर मापे जाते हैं, एक धर्म और एक जाति पर, तो धर्म के आधार पर भी अगर विकास को पैमाना बनाया जाए कि धर्म भी क्या है, नियम है, मानव जीवन को या जीवन को कैसे सुखमय बनाया जाए, कैसे एक दूसरे की भलाई की जाए, कैसे हम सृष्टि में एक संतुलन बनाए रखें, एक दूसरे के निजी दायरों को हम का उल्लंघन न कर पाए, एक नियम बनाए, और फिर उसी तरह से समाज जातियों में विभाजित है। कुछ समुदाय, अगर हम इसको समुदाय कहें, तो हम देखेंगे कि कुछ समुदाय विकसित हैं, और विकसित होने के लिए उनके पास क्या है? विकसित होने के लिए सबसे पहले जिस चीज़ की आवश्यकता है वह है विकसित सोच की, विकासशील सोच की। और वह सोच कहाँ से आती है? वह फ्लो होती है जनरेशन टू जनरेशन। एक समुदाय के बड़े बुजुर्गों ने एक सोच पैदा की है, एक आइडियोलॉजी, एक शिक्षा की व्यवस्था पैदा की है जो इनफॉर्मल होती है, जो श्रुति सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती है। और जब बच्चे अपने माँ बाप को देखते हैं, अपने दादा दादी को, अपने परिवार के अन्य लोगों को देखते हैं, तो वही सीखते हैं। हम देखेंगे कि कुछ समुदाय में शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता है। और शिक्षा किस तरह की शिक्षा? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। आप देखेंगे कि आर्थिक स्थिति उनकी चाहे जैसी भी हो, अगर वो LIG में है, लो इनकम ग्रुप में है, तो वो वहाँ से कैसे अपने आप को मीडियम इनकम ग्रुप में डालते हैं, फिर हाई इनकम ग्रुप में ले जाते हैं? वही समाज, क्योंकि उस समाज की एक परंपरा है। उस समाज में लोगों का एक सामूहिक प्रयास होता है कि वो अपने समुदाय को हमेशा एक विकसित समुदाय के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। तो जब विकसित समुदाय होता है तो उसे प्राप्त क्या होता है? समाज में सम्मान और शक्ति दोनों की प्राप्ति होती है। सम्मान की नज़र से लोग देखते हैं, और फिर उसका और भी डेवलपमेंट होता है, शासन में, प्रशासन में, व्यवसाय में जाता है, और फिर वहाँ पावरफुल हो जाता है। फिर से वो साइकिल चलती रहती है। दूसरी तरफ एक ऐसा समुदाय जो विकासशील है या अविकसित है, वहाँ उस तरह की सोच उस समुदाय के कुछ लोगों में हो पाती है, बट मेजॉरिटी में नहीं होती, जिसकी वजह से फिर वो अगली पीढ़ी में फिर से वो वापस पीछे आ जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि कुछ समुदाय ऐसे हैं जिनमें हर पीढ़ी में बाउंस बैक कर लेते हैं। एक पीढ़ी अगर विकसित है, अगली पीढ़ी अगर थोड़ी कमज़ोर हुई तो नेक्स्ट जनरेशन फिर से विकसित हो जाएगी, क्योंकि उसके पास एक प्राइड फैक्टर है। वो अपने दादा परदादा
अपने पूर्वजों के बारे में सुनकर जानकर अपने स्वाभिमान को बड़े दायरे की तरफ ले जाते हैं और फिर से वह स्वाभिमान प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। तो किसी भी समुदाय को अगर विकसित समुदाय में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? सिंपल है कि विकासशील या अविकसित समुदाय कुछ काम करे। वह काम क्या होगा कि सबसे पहले तो वह समाज, वह समुदाय अपने, मैं समुदाय की बात क्यों कर रहा हूँ, और समुदाय ही राज्य या देश को विकसित कर सकता है। छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। जो रिसोर्सेस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। अगर हम किसी देश की सरकार को कहें कि सभी व्यक्तियों को समान रूप से विकसित कर पाएगा, तो ऐसे रिसोर्सेज पर्याप्त नहीं हो पाते हैं। कभी कभी जो विकसित देश हैं वहाँ यह संभव है। वह विकसित देश भी इन्हीं तरीकों से बना है जो मैं बता रहा हूँ। तो क्या हो सकता है, एक समुदाय छोटा ग्रुप होता है और एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़ा रहता है, एकता होती है, शादी ब्याह में मिलते हैं, रिश्तेदारी नातेदारी में मिलते हैं। आप देखेंगे कि भारत में ही एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाकर जो लोग बसते हैं, जब वह अपनी आइडेंटिटी बताते हैं तो चाहे भाषा कोई भी हो, वो एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, क्योंकि जुड़ना आसान होता है। इसमें रोटी और बेटी का संबंध होता है, तो जल्दी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो विकास की प्रक्रिया के लिए कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और कंट्रोल की ज़रूरत होती है। तो इसलिए समुदाय में चूंकि आपसी तालमेल अधिक मजबूत होता है, तो उसका एक फ़ायदा यह हो सकता है कि हम सामुदायिक, सघन सामुदायिक विकास के बारे में बात करें। और जब सभी समुदाय जो विकसित हैं वह विकासशील और अविकसित समुदाय की मदद करें, जिस तरीके से भी कर पाएँ, शैक्षणिक रूप से ज्ञान देकर, जो विकासशील है वह विकसित समुदाय से सीखें, जो अविकसित हैं वह विकासशील और विकसित समुदाय से सीखें। और जब किसी भी देश का हर समुदाय विकसित हो और एक साथ चले, एक दूसरे के विरोध में नहीं, एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के सहयोग से साथ चले, क्योंकि हर समुदाय का अपना एक गुण होता है। कोई ऐसा समुदाय है जो शिक्षा के मामले में बहुत आगे है, तो बाकी समुदाय को वह शिक्षा में आगे बढ़ा सकता है। या फिर जो अविकसित या विकासशील समुदाय हैं, विकसित समुदाय के शैक्षणिक विकास की प्रणाली को अपना सकता है। कुछ समुदाय आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हैं, वह भी गुरु की भूमिका निभा सकते हैं, दूसरे समुदाय के लोग उनसे सीख सकते हैं। कुछ लोग या कुछ समुदाय के लोग शारीरिक रूप से बहुत संपन्न होते हैं और फौज में, पुलिस में और अन्य ऐसी जगहों में जाते हैं, स्पोर्ट्स में, जहाँ शारीरिक शक्ति की ज़रूरत होती है। कहीं पर निर्णय लेने की क्षमता ज़्यादा किसी समुदाय की डेवलप हुई होती है, तो वह जुडिशियरी में, एडवोकेसी में, टीचिंग में, मेडिकल प्रोफेशन में, इंजीनियरिंग में, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाते हैं।
तो जब हम आपस में ईर्ष्या भाव नहीं रख के अगर एक दूसरे से हम सीखने लगें तो समुदाय का विकास बहुत तेजी से होता है। मुझे याद है, मैं जब हाई स्कूल में पढ़ता था या प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, मिडिल स्कूल में, तो क्लास 2 से ही मैं मेरिटोरियस स्टूडेंट्स की श्रेणी में आ गया था। फर्स्ट में ही आया था। क्लास सेकंड में मैंने सेकंड पोजीशन लिया। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन तक मैं टॉप करता रहा, अपने क्लास का टॉपर रहा। एट्थ में फिर थर्ड पोजीशन आ गया। नाइन्थ, टेंथ मैंने फिर टॉप किया। ट्वेल्थ में कम मार्क्स आए साइंस में, चूँकि मैं साइंस में कमज़ोर था। बट अगेन लैंग्वेज में मैं अपने क्लास में वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया, उसमें टॉपर रहा और यूनिवर्सिटी में पोजीशन रहा। तो वहाँ पर जो किसी भी रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रीजन, रिलीजन, जो स्टूडेंट्स थे वो अप्रिशिएट करते थे और मैं जो जानता था मुझसे सीखते थे और मैं सीखता था जो मुझे ज़रूरत होती थी। तो इस तरह से डेवलपमेंट का प्रोसेस चलता रहा। तो आज हम अगर बात करें विकासशील या अविकसित देशों की, समुदायों की, तो इसी तरह से हम एक दूसरे से सीख सकते हैं, बजाय इसके कि हम एक दूसरे से ईर्ष्या करें, एक दूसरे का विरोध करें। ऐसा करने से विकास की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। तो फिर फुल प्रूफ फार्मूला क्या है? एक अविकसित परिवार है, वह क्या करे? हम एग्जाम्पल लेते हैं कि यूनिट और एक परिवार ही एक समुदाय में परिवर्तित, या फिर जो एक परिवार फॉलो कर रहा है वह पर एक समुदाय पूरा फॉलो कर सकता है। या फिर हम एक समुदाय की बात करते हैं। माना कि एक समुदाय पूरे देश में संख्या जिसकी लगभग 1 या 1.5 करोड़ है, मान लिया जाए, तो वह अपने समुदाय को कैसे आगे बढ़ा सकता है? अगर उस समुदाय को हम अविकसित समुदाय के रूप में मान लें या विकासशील समुदाय के रूप में मान लें, हम मान लेते हैं कि वह अविकसित है। अविकसित कैसे हो सकता है? अगर वो शैक्षणिक रूप से अविकसित है, सामाजिक रूप से वह उपेक्षित है, अविकसित है तो उपेक्षित होगा, आर्थिक रूप से वह कमज़ोर हो जाता है। जब वह शैक्षणिक रूप से अविकसित है, पिछड़ा है, सोशली, सामाजिक रूप से पीछे है, तो फिर आर्थिक रूप से भी पीछे होना स्वाभाविक है। तो कैसे वो बढ़ा सकता है? हम एक देख सकते हैं कि एक समुदाय विशेष के एक परिवार की बात हम कर रहे हैं। तो एक परिवार में देखा कि उसमें जो बच्चे हैं वह 20-25 की उम्र में चले गए हैं और उनके 2-3 बच्चे हो चुके हैं। उन्होंने अविकसित जीवन देखा, अब उनके बच्चे भी अविकसित जीवन देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती आर्थिक अक्षमता की वजह से, सोच की वजह से। ज़्यादातर केसेस में सोच की वजह से होता है। अगर हम देखेंगे कि विकसित समुदाय में एक गरीब व्यक्ति भी है, तो अपने समुदाय के दूसरे परिवारों को, दूसरे लोगों को देखते हुए, अगर उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर भी है तो भी वह उसको फॉलो करता है। एक ही बच्चा वह
पैदा करेगा या करता है या दो करता है, उतने ही बच्चे पैदा करेगा जिनको वह अच्छी शिक्षा दे सकता है। और अच्छी शिक्षा का मतलब गुणवत्तापूर्ण इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना, क्योंकि पैमाना वही है विकास का। आज हम जो प्रेजेंट में है उसके हिसाब से हमें सोचना होगा, क्योंकि हमें मैनेज करना होगा। जो है उसमें से द बेस्ट, सबसे अच्छा हम क्या कर पाते हैं, कर सकते हैं। जो नहीं है उसके लिए स्ट्रगल करना वो अलग विषय है, वो करते हैं, लोग कर रहे हैं। लेकिन एक सामूहिक प्रयास के साथ व्यक्तिगत प्रयास, पारिवारिक प्रयास बहुत ज़रूरी है। तो मैं फिर एक एग्जाम्पल के साथ कहूँगा, मैंने देखा है एक ऐसा परिवार, ऐसा गांव, जो मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि एक परिवार में 5 बच्चे, 4 भाई 1 बहन। पिता की आर्थिक स्थिति खस्ता थी, माँ गृहिणी, बहुत ज़्यादा जमीन जायदाद नहीं। पिता अगर काम न करें तो भूखों रहने की नौबत आ जाती थी। उस परिवार की स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति कैसे बदली? पिता ने देखा कि बड़ा बच्चा, बेटा उनका पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक है, तो उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया क्लास 1 से। जो गुरुजी बच्चे को पढ़ाते थे उन्होंने फीडबैक दिया कि आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है। पिता का मनोबल ऊंचा हुआ, और जब दादाजी को पता चला तो दादाजी बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने उसको मोरल सपोर्ट देना शुरू किया। परिवार के अन्य जो भी बुजुर्ग थे, बड़े थे, सब ने उसको मोटिवेट करना शुरू किया। और देखते देखते गांव के लोग, आसपास के लोग, दूसरे पंचायत के लोग, और इवन नज़दीकी शहर में जहाँ वह पढ़ता था, वहाँ के टीचर्स, वहाँ के लोग जो जानते थे, वो उसको अप्रिशिएट करने लगे। उसका मनोबल ऊंचा हुआ, वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ले पाया, एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, और वहाँ से उसकी ज़िंदगी निकली। फिर नेक्स्ट जनरेशन को उसने जो भी दे सकता था एजुकेशन वह दिया। इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाया, बच्चे अच्छा कर सके, और आर्थिक स्थिति में, सामाजिक स्थिति में, शैक्षणिक स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन हो गया। तो यह फॉर्मूला बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है कि हर समुदाय का व्यक्ति, परिवार कैसे आगे बढ़ सकता है। केवल एक सोच को ट्रांसफॉर्म कर दे, विकसित सोच को पैदा कर ले, और उसके लिए सही लोगों के संपर्क में जाना बहुत ज़रूरी है। और वह संपर्क है एकमात्र बच्चों के लिए, वह है इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहाँ सभी विषय की पढ़ाई अच्छे से हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक हों, इंग्लिश मीडियम में हो। भले एक ही बच्चा उत्पन्न करे वह परिवार, अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए शुरुआत छोटे पैमाने पर करे, 6 तक, प्राइमरी सेक्शन तक मजबूत करे बच्चे को। किसमें? स्टेम में, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये स्पेसिफिक एरियाज हैं। लेकिन जब हम स्कूल की बात करेंगे तो किसमें? एक रीजनल लैंग्वेज, एक नेशनल लैंग्वेज जिसको हम तथाकथित कह सकते हैं, या फिर कम से कम 2 लैंग्वेज में, एक रीजनल लैंग्वेज में और एक इंग्लिश। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या
साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर, इंग्लिश, एसएसटी, हिस्ट्री, जो भी हो, लेकिन इंग्लिश मीडियम में हो। अगर उसमें तीसरी भाषा भी आ जाए, जो देश की भाषा है, हिंदी, तो सोने में सुहागा हो जाता है। तो कुछ फार्मूले जो मैं बात कर रहा था, पिन पॉइंट क्या करें। अविकसित समाज, समुदाय कैसे विकसित समुदाय में कन्वर्ट हो सकता है, इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1, युवक युवतियों की शादी की उम्र बढ़ा दी जाए। अभी 21-18 है, बट समुदाय जो अविकसित है वह इसको ले जा सकता है कि जब तक 27-28 साल का लड़का और 24-25 साल की लड़की ना हो और वो कम से कम ग्रेजुएशन ना कर ले, तब तक शादी के बारे में ना सोचें। कम से कम ग्रेजुएशन और एक प्रोफेशनल, और वो भी 12th के बाद कोई प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा हो उसके पास। और अगर जनरल एजुकेशन है तो नॉट बिफोर मास्टर डिग्री। उससे होगा क्या, परिपक्वता आएगी। आर्थिक स्थिति पहले मजबूत करे अपनी। जब इंसान अकेला होता है तो अपना भरण पोषण कर सकता है और अपने माँ बाप की भी देखभाल कर पाएगा। और जब उसकी शादी होगी तो वह आने वाली पीढ़ी की अच्छी तरह से देखभाल कर पाएगा। तो पहला तो ये है कि, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, सजेस्ट करता हूँ, मानना न मानना अलग बात है, कि लड़कियों की शादी 25 वर्ष से पहले न करें, कोशिश करें। और लड़कों की 28 से 30, 28-29 साल। तो क्या होगा, इसका फ़ायदा क्या होगा कि 25 साल तक मेन क्या होता है, कोई भी आप विकसित समुदाय की आप बात करेंगे तो उस विकसित समुदाय में लड़कियां ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं। और जब लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी, टैलेंटेड होगी, तो वह किसी जिससे भी शादी करेगी, या तो उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा या उससे कम पढ़ा लिखा नहीं होगा, या आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होगा। तो पैमाना क्या है, जो अविकसित समुदाय या पिछड़ा समुदाय है उसके आगे बढ़ने का सबसे बड़ा पैमाना क्या है? सबसे पहले उस परिवार में जितनी भी लड़कियां हैं उसको आप मिनिमम 25 साल तक आप पढ़ाएं लिखाएं और एक प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा दिलवा दें। आर्थिक रूप से उसको इंडिपेंडेंट कर दें। जैसे ही वो आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट हो जाती है, फिर वह सक्षम हो जाती है अपने आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए। और उससे जब भी शादी होगी तो कोई उससे ज़्यादा सक्षम लड़का ही होगा, या फिर उसके बराबर होगा, या थोड़ा कम होगा। तो क्या हुआ, आर्थिक आत्मनिर्भरता ने उस परिवार को विकास के रास्ते पर डाल दिया। और यही है, अगर हम दुनिया के किसी भी देश में देखें, जो विकसित देश हैं या विकासशील देशों के जो विकसित समुदाय हैं, उनका फार्मूला यही है। लड़कियों को पढ़ाते हैं, एक लड़का है एक लड़की है, तो दोनों पर बराबर खर्च करेंगे। दोनों को पढ़ाना है, दोनों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे, दोनों को प्रोफेशनल डिग्रियां दिलवाते हैं, और दोनों की शादी जल्दी नहीं करते। तो यह एक तरीका हो सकता है कॉम्प्रिहेंसिव कम्युनिटी डेवलपमेंट का। पहला, कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, आप उसके एजुकेशन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। नंबर 2, लड़कियों की शादी अगर 25 वर्ष के बाद करें तो विकास की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। लड़कों की 28-29 या 26-27 जो भी हो, बट लड़कियों के लिए स्पेशली
और उनको क्या ज्ञान देना है, कोशिश करें कि स्टेम का फार्मूला अपनाएं। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश छोड़ दें उसमें, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेंगे तो इंग्लिश तो आएगी। कंप्यूटर की जानकारी, और आज कोई भी व्यक्ति जो इंग्लिश और कंप्यूटर की जानकारी रखता है या रखती है, तो विकास से उसको कोई वंचित नहीं कर सकता। तो नटशेल में मैं क्या समराइज करना चाहूँगा, वो यह कि कोई भी समुदाय जो अभी अविकसित है या विकासशील है, अपने आप को विकसित समुदाय में कन्वर्ट कर सकता है केवल एक फार्मूले से, कि अपनी बेटियों की शादी की उम्र बढ़ा दे और 25 के बाद उनकी शादी करें, और उन 25 सालों तक क्या करेंगे, उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएं और एक अच्छा कोई प्रोफेशनल डिग्री दिलवा दें, या फिर इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाएं। बट एजुकेशन ज़रूरी है। बिना एजुकेशन के डिसीज़न लेने में, सही डिसीज़न लेने में थोड़ी दिक्कत होती है। स्टीफन आर कवे ने, जो फादर ऑफ मोटिवेशन है, उन्होंने डिफ्रेंशिएशन किया। दुनिया के दो सक्सेसफुल लोग थे, एक निगेटिवली, एक पॉजिटिवली। एक महात्मा गांधी और दूसरे हिटलर। हिटलर के पास क्या था? उसके पास विजन था, डिसिप्लिन था, पैशन था। महात्मा गांधी के पास क्या था? विजन था, डिसिप्लिन था, पैशन था, और कॉन्साइंस था। हिटलर के पास सी नहीं था, कॉन्साइंस नहीं था। वह क्या कर रहा है, क्या नहीं करना चाहिए उसको, सही और गलत का निर्णय वह नहीं ले पा रहा था। इसलिए दुनिया में सबसे डिस्ट्रक्टिव काम करने वालों में उसकी गिनती आती है। महात्मा गांधी का नाम पूरी दुनिया में जब लिया जाता है तो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में लिया जाता है जो कॉन्साइंस का इस्तेमाल करते थे। विजनरी थे, विजन था, भविष्य में क्या होना है, कैसे भारत को देखते थे, भारत के लोगों को देखते थे, उनके पास विजन था। डिसिप्लिन था, अपने आप को अनुशासित करने का, कार्य करने का, उसके लिए उसको इस विज़न को, मिशन को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए उनको, उसके लिए वह शारीरिक रूप से करते थे, कार्य करते थे, और फिर उस कार्य को कंटिन्यूअस करते थे। पैशन था उनमें लक्ष्य को प्राप्त करने का, और सी था कॉन्साइंस, यह निर्णय लेने की शक्ति कि जो वह काम कर रहे हैं वह मेजॉरिटी के लिए, देशवासियों के लिए, मानवता के लिए लाभदायक है या नहीं, वह रचनाकारी, रचनात्मक है या नहीं, सही है या नहीं। तो यह दोनों चीज़ें थीं। तो जब आप पढ़ते हैं, आप डिग्रीज लेते हैं, एजुकेशन आपके पास अच्छी होती है, तो सी डेवलप होता है, कॉन्साइंस डेवलप होता है, स्पिरिचुअल जो कोशियंट है, स्पिरिचुअल का मतलब यहाँ पर है सही समय में सही निर्णय लेने की क्षमता, वह है स्पिरिचुअल कोशियंट, स्पिरिचुअलिटी हम जिसको कहते हैं। तो हम एक ही पैमाने को अपना लें कि जो अविकसित समाज हैं, समुदाय, वो अगर अपने समाज, समुदाय में जो लड़कियां हैं उनकी शिक्षा गुणवत्तापूर्ण कर दें, तो अपने आप वह समुदाय विकसित समुदाय में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना ही कहकर मैं आज का यह वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप सभी इस बात को सुने, और सुनने के बाद कुछ घंटों तक, कुछ दिनों तक चिंतन करें कि जो मैं कह रहा हूँ वह है क्या, और कैसे किसी भी देश को एक विकसित देश में कन्वर्ट करने की ताकत रखता है। और वह फॉर्मूला कॉम्प्रिहेंसिव कम्युनिटी डेवलपमेंट, सघन सामुदायिक विकास, और इसका आधार है कि जिस समुदाय में लड़कियां जितनी सशक्त होंगी, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक, भावनात्मक रूप से, और
निर्णय लेने की क्षमता में, वह समुदाय उतना ही विकसित होगा और वह देश, विकसित राष्ट्र, देश की श्रेणी में गिना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं लालमोहन रजक, ऑथर का मोटिवेशनल स्पीकर। जय हिंद।